इतिहास का सबसे दर्दनाक सवाल जो हर भारतीय को कभी न कभी भीतर से झकझोर देता है, आखिर कैसे दुनिया का सबसे समृद्ध, सबसे विकसित, सबसे समृद्ध सभ्यताओं वाला देश भारत कुछ हजार विदेशी व्यापारियों का गुलाम बन गया? कैसे वह भूमि जिसे सोने की चिड़िया कहा जाता था, जहां से दुनिया के राजा धन कमाते थे, वही भारत दूसरों के अधीन हो गया? क्या अंग्रेज बहुत शक्तिशाली थे या हम भीतर से धीरे धीरे टूट चुके थे? ये कहानी तलवारों की नहीं है, ये कहानी है विश्वास की, विश्वासघात की, लालच की और बंटे हुए भारत की। कल्पना कीजिए उस भारत की जो आज से लगभग 400 साल पहले था। न कोई आधुनिक मशीनें थीं, न बड़े कारखाने, न रेल, न बिजली। फिर भी भारत दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था था। यहाँ की मिट्टी इतनी उपजाऊ थी कि खेत सोना उगलते थे। कपास, रेशम, मसाले, नील धान भारत के खेतों से निकलकर दुनिया के बाजारों तक जाते थे। भारत के बुनकर ऐसा कपड़ा बनाते थे जो यूरोप के राजमहलों में पहना जाता था। ढाका की मलमल इतनी महीन थी कि कहा जाता था पूरी साड़ी एक अंगूठी से निकल जाती है। भारत के हीरे राजाओं के मुकुट सजाते थे। भारत के मसाले यूरोप में सोने के बराबर कीमत पर बिकते थे। यूरोप के व्यापारी कहते थे, अगर अमीर बनना है तो भारत से व्यापार करो। भारत उस समय सिर्फ एक देश नहीं था, वह दुनिया की आर्थिक धुरी था। लेकिन इस समृद्धि के पीछे एक कमजोरी छिपी थी। भारत राजनीतिक रूप से एक नहीं था। ये सैकड़ों रियासतों में बटा हुआ था। हर क्षेत्र का अपना राजा, अपनी सेना, अपना झंडा, अपना गर्व। मराठा साम्राज्य अपनी शक्ति में था। मुगल साम्राज्य धीरे धीरे कमजोर हो रहा था। दक्षिण में निजाम, राजस्थान में राजपूत, बंगाल में नवाब, सब अपनी अपनी सत्ता में व्यस्त थे। किसी को भारत की एकता की चिंता नहीं थी। राजाओं के लिए उनका राज्य ही उनका संसार था और इसी विखंडन में इतिहास की सबसे बड़ी दरार मौजूद थी। इसी समय समुद्र के रास्ते कुछ जहाज भारत के तटों पर आए। इन जहाजों पर न तो कोई सम्राट था, न कोई सेना, सिर्फ व्यापारी थे। वे थे ईस्ट इंडिया कंपनी। उन्होंने भारत के शासकों से कहा, हम दूर देश से आए व्यापारी हैं, हम आपके देश में व्यापार करना चाहते हैं, हम यहां राज करने नहीं आए। भारत के शासकों ने उन्हें अनुमति दे दी। उन्हें कारखाने बनाने दिए गए, गोदाम बनाने दिए गए, बंदरगाहों पर व्यापार करने दिया गया। और यहीं से इतिहास का सबसे खतरनाक भ्रम शुरू हुआ, क्योंकि जो व्यापारी आए थे वे सिर्फ व्यापारी नहीं थे, वे साम्राज्य बनाने की महत्वाकांक्षा लेकर आए थे। धीरे धीरे इन व्यापारियों ने भारत को समझना शुरू किया। उन्होंने देखा, ये देश अमीर है लेकिन एक नहीं है। यहाँ के शासक शक्तिशाली हैं लेकिन आपस में लड़ते रहते हैं। यहाँ की जनता मेहनती है लेकिन राजनीतिक रूप से बंटी हुई है। उन्होंने समझ लिया, भारत को बाहर से हराना कठिन है लेकिन अंदर से तोड़ा जा सकता है। अंग्रेजों ने पहले व्यापार बढ़ाया, फिर किलाबंदी की, फिर निजी सेना बनाई। उन्होंने एक राज्य की मदद की दूसरे के खिलाफ, एक शासक को हथियार दिए, दूसरे को कर्ज दिया। धीरे धीरे वे मध्यस्थ से निर्णायक बनने लगे। भारत को पता भी नहीं चला कि मेहमान कब मालिक बनने लगे। फिर आया वह वर्ष जिसने भारत की दिशा बदल दी, 1757। बंगाल उस समय भारत का सबसे समृद्ध प्रदेश था। उसकी राजधानी मुर्शिदाबाद धन संपत्ति से भरी थी। उसका नवाब था सिराजुद्दौला। वह युवा था, गर्वीला था और उसने अंग्रेजों की बढ़ती ताकत को पहचान लिया था। उसने अंग्रेजों को आदेश दिया, तुम व्यापारी हो, व्यापारी की तरह रहो। किले मत बनाओ, सेना मत बढ़ाओ। लेकिन अंग्रेज अब सिर्फ व्यापारी नहीं रहना चाहते थे। संघर्ष तय हो गया। युद्ध का मैदान तैयार हुआ। नवाब की सेना विशाल थी, अंग्रेजों की सेना बहुत छोटी। अगर यह युद्ध ईमानदारी से लड़ा जाता तो परिणाम स्पष्ट था, भारत की जीत। लेकिन इतिहास में कुछ युद्ध तलवार से नहीं, विश्वासघात से हारते हैं। नवाब का सेनापति मीर जाफर गुप्त रूप से अंग्रेजों से मिल चुका था। उसने सत्ता के लालच में अपने स्वामी को बेच दिया। युद्ध शुरू हुआ, तोपें चली, घोड़े दौड़े, धूल उठी, लेकिन निर्णायक क्षण में मीर जाफर की सेना खड़ी रही। नवाब अकेला पड़ गया और उसी क्षण भारत हार गया। यह घटना इतिहास में दर्ज है।
प्लासी का युद्ध, उस दिन सिर्फ एक नवाब पराजित नहीं हुआ, उस दिन भारत का भविष्य गिरवी रख दिया गया। प्लासी के बाद अंग्रेजों ने सत्ता का स्वाद चखा। अब उन्हें पता था भारत को जीतना संभव है, और उन्होंने वही किया जो उन्हें सबसे आसान लगा, भारत को भारत के खिलाफ इस्तेमाल करना। उन्होंने एक राज्य को दूसरे से लड़ाया, एक शासक को दूसरे से डराया, एक को समर्थन दिया, दूसरे को हराया, और अंत में दोनों पर नियंत्रण स्थापित किया। धीरे धीरे बंगाल उनके अधीन हुआ, फिर मद्रास, फिर बॉम्बे, फिर उत्तर भारत, और देखते ही देखते भारत का विशाल भूभाग उनके नियंत्रण में आ गया। लेकिन अंग्रेजी शासन सिर्फ राजनीतिक नहीं था, ये आर्थिक शोषण का तंत्र था। भारत का धन जहाजों में भरकर इंग्लैंड जाने लगा। भारत के उद्योग जानबूझकर नष्ट किए गए। बुनकरों का काम छीना गया। जो देश दुनिया को कपड़ा पहनाता था, उसे विदेशी कपड़ा खरीदने पर मजबूर किया गया। भारत का किसान फसल उगाता था, लेकिन लाभ अंग्रेज लेते थे। भारत धीरे धीरे गरीब बनाया गया। फिर भी भारत की आत्मा पूरी तरह नहीं टूटी थी। 1857 में गुलामी के खिलाफ एक विशाल ज्वालामुखी फूटा। सिपाही उठे, किसान उठे, राजा उठे, जनता उठी। उत्तर भारत जल उठा। दिल्ली में विद्रोह, कानपुर में संघर्ष, झांसी में युद्ध। इतिहास इसे कहता है 1857 का विद्रोह। कुछ समय के लिए अंग्रेज सचमुच भयभीत हो गए। उन्हें लगा भारत हाथ से निकल जाएगा, लेकिन फिर वही हुआ जो सदियों से होता आया था। एकता टूट गई। कुछ शासक अंग्रेजों से मिल गए, कुछ तटस्थ रहे, कुछ अपने स्वार्थ में लग गए, और विद्रोह हार गया। इसके बाद भारत पूरी तरह अंग्रेजी शासन के अधीन हो गया। भारतीय अपने ही देश में अधीन प्रजा बन गए। अपनी ही जमीन पर कर देना पड़ता था, अपने ही संसाधनों पर अधिकार नहीं था। भारत की समृद्धि इंग्लैंड की समृद्धि बन गई। सबसे बड़ा प्रश्न आज भी यही है। अंग्रेजों की संख्या बहुत कम थी, भारत की जनता करोड़ों में थी, फिर भी शासन उनका था। क्यों? क्योंकि हम बटे हुए थे। हमने देश से पहले अपना राज्य देखा, अपनी जाति, अपना स्वार्थ, अपनी सत्ता, और अंग्रेजों ने इसी कमजोरी पर साम्राज्य खड़ा किया। इतिहास का सबसे कठोर सच ये है, भारत अंग्रेजों की शक्ति से नहीं, भारतीयों की कमजोरी से गुलाम बना। मीर जाफर ने सिर्फ एक नवाब को नहीं बेचा, उसने आने वाली पीढ़ियों को 200 वर्षों की गुलामी में धकेल दिया। लेकिन इतिहास सिर्फ शर्म नहीं देता, सबक भी देता है। भारत ने धीरे धीरे सीखा, स्वतंत्रता की चेतना जागी, क्रांतिकारी उठे, नेता उठे, जनता उठी, और अंततः भारत फिर स्वतंत्र हुआ। लेकिन गुलामी की ये कहानी आज भी चेतावनी देती है। जब भी भारत बंटेगा, कोई ना कोई उस पर शासन करेगा। जब भी भारत एक होगा, कोई शक्ति उसे झुका नहीं सकेगी। यही इतिहास का सत्य है। अगर आप चाहते हैं इतिहास की ऐसी सच्ची और प्रेरणादायक कथाएं जो हमें हमारी जड़ों से जोड़ें, तो इंस्पायर स्टोरी 1 को अभी सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहां कहानियां नहीं, इतिहास बोलता है।